नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 16 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विशिष्ट अवस्था में पोषण, गर्भावस्था, है ना। बच्चों, कल हमने इस लेसन के अंदर गर्भावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया था और गर्भावस्था के दौरान होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में भी अध्ययन किया था और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी पौष्टिक आवश्यकताएँ होती है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और इसके साथ साथ हम जो है गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का आहार आयोजन हमें लेना चाहिए या गर्भावस्था के दौरान दैनिक प्रस्तावित आहार योजना क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। तो बच्चों, हमने कल देखा था कि गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्राएं जो है वो क्या है। तो इसके लिए हमने विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में भी अध्ययन किया और अलग अलग क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग महिलाओं को कितनी कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, फैट की आवश्यकता होती है और यदि वो गर्भावस्था में हैं तो उनको और अतिरिक्त कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, कितनी फैट की आवश्यकता होगी, इसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। तो आज हम चलते हैं आगे, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इस सारणी को देखने से हमें ये पता चला कि गर्भावस्था में लगभग सभी पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्राएं जो है वो लेनी चाहिए महिलाओं को, है ना। जब गर्भावस्था के दौरान है, चाहे वो कम क्रियाशील है, चाहे मध्यम क्रियाशील है या फिर अधिक क्रियाशील है, यदि वो गर्भावस्था में है, यदि गर्भावस्था के दौरान उनको जो है अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में ऊर्जा की भी अतिरिक्त आवश्यकता होती है जिससे शरीर का भार और आकार में वृद्धि के कारण अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। और क्योंकि शरीर का भार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, तो ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, है ना। तो इन दोनों की वृद्धि के कारण होने से असहनीय उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। अब क्या होता है कि शरीर की उपापचय दर बढ़ जाती है ना, तो कैलोरी की मांग भी बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भोज्य विशेषज्ञों ने गर्भावस्था में 350 किलो कैलोरीज अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता बताई है, जो हमने पढ़ी थी सारणी में। और कैलोरी की प्राप्ति के लिए आहार में हमें अनाज को बढ़ाना होगा, शर्करा को बढ़ाना होगा, वसा का उपयोग करना होगा, है ना। इसी से हमको ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी, परंतु बहुत अधिक मात्रा में नहीं। गर्भवती को एक बार भरपेट भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, बल्कि साथ साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर 5 से 6 बार के अंदर जो है धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जिससे कि उनको पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे। अब गर्भवती महिलाएं जो होती है उनके लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है ना, क्योंकि शरीर के अंदर जो है उस समय टूट फूट चल रही होती है ना, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है और टूट फूट की नियमित मरम्मत के अतिरिक्त गर्भस्थ शिशु का विकास भी होता रहता है ना। गर्भस्थ शिशु का निर्माण होता है, उसका विकास होता है, उसके अंदर भी उत्तकों का निर्माण होता है, तंतुओं का निर्माण होता है, तो प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा की भी आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की आपूर्ति के लिए जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं इनको अपने आहार के अंदर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन युक्त भोजन लेने चाहिए, है ना, जिसके अंदर दूध ले सकते हैं, वो पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं, मांस, यदि वो नॉनवेज खाते हैं तो मांस है, मछली है, अंडा ये ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना। तो इनका उपयोग, प्रोटीन का उपयोग भी अधिक मात्रा में करना चाहिए। अब देखिए, गर्भकाल में वसा बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, फैट को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आहार में वसा के अधिक प्रयोग से क्या होगा, गर्भाशय में चर्बी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा और मोटापा बढ़ने से कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए फैट कम लेना है गर्भावस्था में, है ना। और संतृप्त वसा किसे कहते हैं, संतृप्त वसा के अंदर जैसे घी है, डालडा घी है ना, आदि का उपयोग जो है वो कम से कम करना चाहिए। हाँ, तो बच्चों, जो गर्भस्थ शिशु होता है इसकी अस्थियाँ और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की मात्रा की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम लेना चाहिए, है ना। और दैनिक भोजन के द्वारा कैल्शियम की निरंतर आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु जो होता है वो माता के शरीर और माता का शरीर, हड्डियाँ और उनके दांतों से संचित कैल्शियम को से अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है ना। जब माताएं गर्भावस्था के दौरान दूध नहीं पीती है, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें कैल्शियम मिलता है ना। और यदि हम दूध प्रॉपर नहीं लेंगे गर्भावस्था के दौरान, हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे गर्भस्थ जो महिला होगी उसको कैल्शियम नहीं मिल पाएगा और नहीं मिल पाने के कारण उनके शरीर में जो गर्भस्थ शिशु पल रहा है उसके शरीर के निर्माण में, जो हड्डियों का निर्माण हो रहा है उसके शरीर में,
उसके विकास के लिए वो अपने कैल्शियम की आपूर्ति माता के शरीर से ही करेगा, है ना। माता के शरीर में या उनकी हड्डियों और दांतों में संचित जो कैल्शियम है उन्हीं से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है गर्भस्थ शिशु। तो इससे क्या होता है कि माता की अस्थियां और दांत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए गर्भावस्था के दौरान जो है पर्याप्त मात्रा में हमें जो है वो कैल्शियम लेना चाहिए। अभी हमने देखा था कि यदि कोई महिला जो है गर्भस्थ है तो उसको 1200 जो है मिलीग्राम कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है, अभी हमने सारणी में देखा था। और यदि कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में उनके शरीर को नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, उनको अस्थि मृदुता नामक रोग हो जाता है ना। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोमैलेसिया। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग जो है इनको हो जाता है। इसीलिए गर्भकाल में 1.2 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। ठीक है, 1.2 ग्राम यानी हम कह सकते हैं 1200 मिलीग्राम के आसपास। तथा कैल्शियम की अत्यधिक आवश्यकता की पूर्ति उच्च कैल्शियम युक्त पदार्थों से होती है, जैसे कि दूध है, दूध से बने पदार्थ है वो हम ले सकते हैं, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, छाछ है, इन सभी से। और हरी पत्तेदार सब्जियों से हमको जो है वो कैल्शियम मिलता है। अब देखिए और कैल्शियम हमको किससे मिलता है? जो हमारी बंद गोभी आती है, पत्ता गोभी जो आती है उससे जो है कैल्शियम मिलता है, शलजम से कैल्शियम मिलता है, फूल गोभी से कैल्शियम मिलता है, अंडे से कैल्शियम मिलता है ना। इन सब्जियों को, हरी पत्तेदार सब्जियों को, दूध से बने सभी पदार्थों को हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर को प्रॉपर कैल्शियम मिलता रहेगा, जिससे हमारे दांत और हड्डियाँ मजबूत होगी। तथा अतिरिक्त आवश्यकता हेतु कैल्शियम की गोलियां भी जो है वो, जब हम कैल्शियम हमारे शरीर को प्रॉपर नहीं मिलता है, जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर्स हमें जो है कैल्शियम की अतिरिक्त गोलियां देते हैं, है ना, और टॉनिक भी देते हैं, जिसका भी हम सेवन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम हरी सब्जियां खाएं और दूध से बने पदार्थ और दूध का प्रतिदिन सेवन करें, उसी से हमें कैल्शियम मिल जाता है। गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है, आयरन की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा होता है, ब्लड का और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, तो उसके लिए जो है आयरन की आवश्यकता होती है ना। और माता को हमें पर्याप्त मात्रा में आयरन जो है वो देना चाहिए। आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग गर्भस्थ महिलाओं को विशेष रूप से करना चाहिए। अब देखिए, यदि माताओं को आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है तो क्या होता है, उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको आयरन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करता है, शिशु जो होता है माता के रक्त से आयरन को अवशोषित करता है, जिससे गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। इसी को हम रक्ताल्पता कहते हैं। समझ में आया? तो छोटा प्रश्न आता है आपके, रक्ताल्पता किसे कहते हैं? तो गर्भस्थ महिलाओं के शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की इस कमी से होने वाला जो रोग है एनीमिया, उसे हम क्या कहते हैं, रक्ताल्पता कहते हैं। ठीक है, एनीमिक हो जाते हैं। तो गर्भस्थ महिला को लौह तत्व से भरपूर भोज्य पदार्थ हमें देने चाहिए। अब आयरन किससे मिलता है? देखो, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, पालक से मिलता है, मेथी से मिलता है, बथुए से मिलता है, गुड़, यकृत, मांस, मछली, अंडे, चुकंदर, है ना। इन सभी का उपयोग करके और हम क्या कर सकते हैं, गर्भस्थ महिला को जो है आयरन की आपूर्ति करवा सकते हैं। ठीक है, तो चिकित्सक के परामर्श से ही जो है वो आयरन की गोलियां भी हम उन्हें दे सकते हैं। गर्भस्थ महिलाओं को जब डॉक्टर को दिखाया जाता है, आयरन की कमी होती है, तो उन्हें जो है आयरन की अतिरिक्त जो है वो टैबलेट्स दी जाती है, जिससे कि आयरन की आपूर्ति होती रहे, और टॉनिक भी दिया जाता है ना। तो सबसे अच्छा ये है कि हम हरी पत्तेदार सब्जियाँ लें। सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं, पत्तेदार सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे जो है वो आयरन की आपूर्ति होती रहे। गर्भावस्था के भोजन में फॉलिक अम्ल की पर्याप्त मात्रा भी होनी चाहिए, और फॉलिक एसिड हमको मिलता है पत्ते वाली प्याज से, हमें फॉलिक एसिड मिलता है, तो पत्ते वाली प्याज का उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। और क्योंकि ये जो है मेगालोब्लास्टिक रक्त जो होता है अल्पता से हमारी सुरक्षा करता है ना। फॉलिक एसिड की कमी से जो है रक्त के अंदर जो है मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता जो है वो रोग हो जाता है, तथा संपूर्ण सभी प्रकार के अनाज है, मूंगफली है, तिल है, फलियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और सूखी यीस्ट है, अंडा है, यकृत है, आदि भोज्य पदार्थों में तो फॉलिक एसिड जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो इनका भी उपयोग हम कर सकते हैं। पत्तेदार प्याज तो है ही है, इसके अलावा मूंगफली में, तिल में भी फॉलिक एसिड होता है, और हरे पत्तेदार सब्जियां तो है ही है, सूखा यीस्ट होता है, अंडा होता है, यकृत होता है, इसके अंदर भी पाया जाता है। गर्भवती महिला के आहार में प्रतिदिन इन भोज्य पदार्थों को अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि
जब गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन पर्याप्त मात्रा में, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में, फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा तो उनके शरीर में पल रहा जो गर्भस्थ शिशु है उसको भी जो है पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा और जिससे गर्भस्थ शिशु और गर्भस्थ जो महिला है दोनों को ही जो है वो आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड, प्रोटीन्स आदि की जो है वो कमी नहीं होगी और किसी प्रकार के रोग से वो ग्रसित नहीं होंगे और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अब आता है इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विटामिन जैसे कि थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है। इनकी आवश्यकताएं जो होती है ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ती जाती है। जैसे जैसे गर्भस्थ महिला के अंदर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन जैसे विटामिन जो होते हैं इनकी मात्रा की भी आवश्यकता बढ़ती जाती है, क्योंकि ये तीनों ही विटामिन जो होते हैं ऊर्जा के उपापचय तथा कार्बोज, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण करके और ऊर्जा मुक्त करने का उपयोग में आते हैं। यानी कि ये थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन जो होते हैं ये तीनों विटामिन क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग जो है गर्भस्थ शिशु वृद्धि और विकास के लिए करता है। समझ में आया? तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए विटामिन सी और विटामिन B12 और विटामिन ए ये तीनों जो है विटामिन सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। प्रश्न आता है कि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए किन किन विटामिनों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? तो विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है ये कोलेजन का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार के तंतुओं का निर्माण इससे होता है गर्भस्थ शिशु में, है ना, ऊतकों का निर्माण होता है और मांसपेशियों का निर्माण होता है और ये कोलेजन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आया समझ में? कोशिकाओं को ऊतकों से जोड़ने वाले जो तंतु होते हैं ये कोलेजन कहलाते हैं और कोलेजन का निर्माण किससे होता है? विटामिन सी से होता है। समझ में आया? तो ये कोलेजन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों को जोड़ने काम करते हैं और विटामिन B12 जो होते हैं ये पर्नीशियस रक्ताल्पता से बचाव के लिए आवश्यक होता है और इसके अभाव में गर्भवती माता जो होती है इसके रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा में कमी हो जाती है। देखिए, जब गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है तो इससे जो है पर्नीशियस रक्ताल्पता कहते हैं और विटामिन ए शरीर की वृद्धि और आंखों की स्वस्थता के लिए आवश्यक होता है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को और गर्भावस्था में इन अतिरिक्त जो आवश्यकताएं होती है वो बहुत कम होती है। इनकी आपूर्ति प्रतिदिन के लिए प्रस्तावित सामान्य मात्राओं से ही होती है, यानी कि जो हमने सारणी के अंदर देखी थी प्रस्तावित मात्राएं उतनी ही मात्रा में हमें लेना चाहिए, अधिक मात्रा में हमें इनका सेवन नहीं करना है। अब देखिए, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक तत्वों के साथ साथ जल और तरल पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। अभी हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है ना, और विटामिन्स है, फॉलिक एसिड है और कौन कौन से विटामिन्स की आवश्यकता होती है इनके बारे में पढ़ा। अब देखो, गर्भवती महिलाओं को इन सभी पोषक तत्वों के साथ साथ जल और तरल पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। तो जल और तरल पदार्थ जो होते हैं रक्त की तरलता को बनाए रखने का कार्य करते हैं गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में। इसके साथ साथ गर्भावस्था के दौरान अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी जो है तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन 7 से 8 गिलास जल पीना चाहिए। कितना? 7 से 8 गिलास। अब ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा जो है वो थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। अगर गर्मी के टाइम में गर्भस्थ महिलाओं को 8 से 10 गिलास पानी वो पी सकती है और जैसे फलों का रस है, सब्जियों का सूप है, दूध है, छाछ है, इनके द्वारा वो लिक्विड ले सकती है। समझ में आया? तो इस तरीके से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जो है अपने आहार आयोजन के अंदर इन सभी तत्वों को जो है वो संतुलित मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। अब देखिए, आहार व्यवस्था। गर्भकाल में शिशु जो होता है पूर्ण रूप से शिशु का पूर्ण और यथोचित विकास के लिए सभी पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति के लिए महिलाओं को अपने भोजन में विभिन्न भोज्य पदार्थों को नीचे दी गई तालिका के अनुरूप जो है वो सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम, तालिका क्या कह रही है। अब देखिए बच्चों, कल हमने देखी थी गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक तत्व कौन कौन से चाहिए, पौष्टिक तत्वों की संतुलित मात्रा देखी थी, कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को, उनके बारे में हमने सारणी के द्वारा अध्ययन किया था। आज हम पढ़ रहे हैं गर्भवती महिला के लिए दैनिक प्रतिदिन के संतुलित आहार की जो है योजना किस प्रकार से होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भोज्य पदार्थ दे रखे हैं, इधर यहाँ पर क्रियाशीलता दे रखी है जिसमें कम क्रियाशील महिलाएं, मध्यम क्रियाशील महिलाएं
और अधिक क्रियाशील महिलाओं के लिए, ठीक है, जो कि गर्भवती महिला है ना। कल तो हमने देखी थी कि कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील, और यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए अतिरिक्त मात्रा में कितने किन किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये हमने देखा था सारणी में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ गर्भवती महिला को प्रतिदिन के आहार के अंदर किन किन तत्वों को कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, यदि वो कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अनाज की बात करें तो अनाज यहाँ पर 270 ग्राम, यदि कम क्रियाशील महिला है 270 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है, मध्यम क्रियाशील है 330 ग्राम और अधिक क्रियाशील है, अधिक श्रम करने वाली महिला है तो उसको 480 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम गर्भवती महिला के लिए ही पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कल तो हमने कॉमन पढ़ा था, अब देखो यहाँ पर है दालें जो है प्रतिदिन कम क्रियाशील महिला है तो 60 ग्राम दाल, यानी कि 2 कटोरी दाल के आसपास, और यदि मध्यम क्रियाशील है तो 75 ग्राम और यदि अधिक क्रियाशील है तो 90 ग्राम जो है वो दाल की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। अब देखिए दूध की बात करें तो दूध की जो है प्रतिदिन यदि कम क्रियाशील महिला है और गर्भवती है तो उसको जो है 300 ml दूध की आवश्यकता होगी, है ना। और यानी कि हम कह सकते हैं, और मध्यम क्रियाशील है तो उसको भी 300 ml और अधिक क्रियाशील है तो उसको 300 ml दूध की आवश्यकता होगी, है ना। और गर्भावस्था के दौरान यहाँ पर जो है वो अतिरिक्त मात्रा 200 ग्राम और जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर अतिरिक्त दूध जो है वो लिया गया है, 200 ग्राम अतिरिक्त यहाँ पर दूध की आवश्यकता होगी। और कंदमूल जो है हमारे आलू प्याज इनकी जो है 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम, है ना, इसमें अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं है, वो गर्भवती है तो भी। हरी पत्तेदार सब्जियां यहाँ पर 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम की आवश्यकता होगी, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील के लिए, और 5% हम बढ़ा सकते हैं, है ना। अन्य सब्जियां वही 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम हम ले सकते हैं और अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं होती है गर्भावस्था के दौरान। और फल जो है यहाँ पर 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, और यदि चाहें तो हम 100 ग्राम फल और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 फल जो है गर्भावस्था के दौरान हम दे सकते हैं गर्भवती महिला को, ठीक है। और शुगर की मात्रा जो है 20 ग्राम, कम क्रियाशील है तो 20 ग्राम की आवश्यकता है, मध्यम क्रियाशील है 30 ग्राम और अधिक क्रियाशील है तो 45 ग्राम, ठीक है। और भले ना गर्भवती है वो, उसको अतिरिक्त जो है मात्रा में शर्करा की आवश्यकता नहीं होती है। और घी तेल भी इसी तरीके से हम ले लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि जो है किस तरीके से एक गर्भवती महिला के प्रतिदिन के आहार जो है वो आयोजन हमें करना चाहिए, प्रतिदिन के आहार में किन किन चीज़ों को कितनी मात्रा में हमें लेना है, यहाँ पर ये हमने सीखा। चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देने की है कि यदि कोई महिला मांसाहारी है, यानी कि कोई नॉनवेज खाने वाले परिवार होते हैं, उनमें महिलाएं जो है नॉनवेज खाती हैं, तो जो महिलाएं मांसाहारी है वो 30 ग्राम दाल के बदले में 50 ग्राम अंडा या मांस और मछली का उपयोग कर सकती है। फिर उनको दाल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पर वो जो है नॉनवेज ले सकती है ना। लेकिन कितना? 50 ग्राम यदि नॉनवेज यूज़ करते हैं तो, है ना। तो इस तालिका के अनुसार हमें आहार आयोजन करने से पहले निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमने ये देखा कि गर्भवती महिलाओं का प्रतिदिन का आहार तो ये होगा, लेकिन अब इस आहार आयोजन को करने में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्न बनता है कि गर्भवती महिलाओं के आहार आयोजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले गर्भवती स्त्रियाँ जो होती है, गर्भावस्था के किस चरण में, ये हमें ध्यान रखना है। प्रथम 3 महीने में महिलाओं को अतिरिक्त जो है पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे पौष्टिक तत्वों की मांग बढ़ती जाती है ना। और अंतिम 3 महीने में सबसे ज़्यादा जो है पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, इनको सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं तो इनको तरल पदार्थ, चाय, दूध, कॉफ़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको ठोस पदार्थ है जैसे बिस्किट है, टोस्ट है, भुने हुए चने हैं आदि खाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एक बार में जो है एक साथ बैठकर जो है भोजन नहीं करना चाहिए, उनको टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी देर में, है ना, 5 से 6 बार के अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, गर्भवती महिलाओं का जो आहार है वो सादा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तला भुना हुआ ज़्यादा मसाले वाला नहीं होना चाहिए, मिर्ची मसाले ज़्यादा नहीं खाने हैं, और क्योंकि इससे अपच हो सकती है, छाती में जलन हो सकती है, गैस बन सकती है ना।
और आहार में गैस उत्पादक भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना है, कम करना है ना। जैसे चने हैं, उड़द की दाल है, चवले है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मूली है, आलू इत्यादि का सेवन कम करना है। ठीक है। अब देखो, आहार में रेसे युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं, जैसे चोकर युक्त आटा है ना, आटे को बिना छाने ही बनाना है। चोकर वाले आटे से रोटी बनानी है, तो इससे फाइबर मिलेंगे। छिलके वाली दालें बना सकते हैं, साबुत अनाज बना सकते हैं, अंकुरित ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, फलों को शामिल कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, आहार नल की सक्रियता बरकरार रहेगी और कब्ज नहीं होगी, और इससे पाइल्स की शिकायत भी नहीं होगी। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा, पेट साफ रहेगा, है ना, शरीर स्वस्थ रहेगा। तथा भोजन में रेचक पदार्थ जैसे बथुआ है, पालक है, पपीता है आदि का भरपूर सेवन करना चाहिए। ठीक है। और मैदे की रोटी, नान या मैदे से बने व्यंजनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इनसे कब्ज की शिकायत ज़्यादा होती है, कब्ज की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है इससे। अब देखिए, भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल आदि को पर्याप्त स्थान देना चाहिए, और जिसमें विटामिन से, खनिज लवण की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। और दैनिक भोजन में अंडा है, मांस है, मछली है, यदि वो नॉनवेज खाती हैं तो उनको इनका भी सेवन करना चाहिए। ठीक है। और शाकाहारी महिलाएं हैं तो उनको आहार के अंदर विभिन्न प्रकार के मिश्रित भोज्य पदार्थों को, अनाज को, दालों को, दूध को, है ना, इनको सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, भोजन के अंदर गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनके भोजन में नमक का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है ना। उनका जो भोजन बनाए तो नमक कम से कम उपयोग में ले, क्योंकि नमक का सेवन अत्यधिक नहीं करना चाहिए, इससे सूजन आ जाती है शरीर के अंदर। ठीक है। और रात्रि में भोजन हल्का लेना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, ताकि वो सुपाच्य हो। सोने से 2 घंटे 3 घंटे पहले ही भोजन ले लेना चाहिए। और चिकित्सक के द्वारा दी गई गोलियों का सेवन भी नियमित रूप से समय पर करना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आहार में चाय, कॉफ़ी, इसका उपयोग कम कर देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चाय नहीं पीना चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, है ना। दूध है, छाछ है, दही है, ये सब ले सकते हैं आप। जूस है, सूप है, ये ले सकते हैं। तंबाकू या मादक पेय पदार्थों का उपयोग, सुपारी वगैरह, तंबाकू वगैरह नहीं खाना है, गुटखा वगैरह, है ना। और मादक पेय पदार्थ जो है, इनका भी उपयोग नहीं करना है। और कब्ज होने पर रात में सोते समय जो है 2 चम्मच इसबगोल की भूसी या फिर 4 और 5 मुनक्के गुनगुने दूध के साथ लेने से कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। तो सोने से पहले गर्म दूध पीने से नींद भी अच्छी आती है। तो गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार से जो है अपना आहार आयोजन करने से पहले इन सभी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए, कितनी मात्रा में शामिल करना चाहिए, और आहार आयोजन करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट हो रही है, हमारा लेसन भी यहीं कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।